वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बीए प्रथम वर्ष के इतिहास में प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम इतिहास की जानकारी के स्रोतों के बारे में आज चर्चा करेंगे। इतिहास बिना स्रोतों के लिखा नहीं जाता है, इसलिए जो भी तथ्य जिसको हम ऐतिहासिक तथ्य कहते हैं उसके पीछे कोई न कोई स्रोत होना ज़रूरी है। बिना स्रोत के कोई भी बात कही जाए तो वो ऐतिहासिक बात नहीं होती है, वो कल्पना हो सकती है, कहानी हो सकती है, गल्प कहा जाता है उसको, लेकिन इतिहास नहीं है। हमें इतिहास की प्रमाणिक जानकारी पाने के लिए हमें स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है, और वो स्रोत कौन कौन से हैं, किस प्रकार से हम उन स्रोतों तक पहुंच पाते हैं और उसका उपयोग किस प्रकार से करते हैं, और फिर अलग अलग स्रोतों की क्या प्रमुख विशेषताएं होती है, किसी स्रोत की क्या कमियां हैं और किसी स्रोत के क्या गुण हैं, यह जानना भी बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए, यदि हमें एक तथ्य पता हो कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया, अब यह तथ्य सही है या गलत है, इसको कैसे प्रमाणित करेंगे? तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जब 1576 का कोई ऐसा लेख मिला हो या कोई किताब लिखी हो जिससे पता चले कि वास्तव में 1576 में ये युद्ध हुआ था। मान लीजिए कि हमको एक पुस्तक मिलती है जो 1910 में लिखी गई हो और उसमें लिखा कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ। वो अपने पास में एक सोर्स तो आ गया, स्रोत तो हो गया, लेकिन क्या वो प्रमाणिक है? जब घटना 1576 की हुई है जबकि पुस्तक 1910 में लिखी गई है। तो हमें 1776 में राजा कौन कौन थे, 1576 में अकबर और हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के बीच में हुआ, तो हमें अकबर के काल में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उन ग्रंथों को ढूंढना पड़ेगा, और क्या उसमें लिखा हुआ है कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। अब उसमें जो लिखा हुआ है, जो अकबर के स्रोत है, उसमें लिखा है कि हल्दी घाटी के युद्ध हुआ और उसमें महाराणा प्रताप हारा, तो इसका परिणाम भी साथ में लिखा हुआ आया कि हारा, तो हमें इस परिणाम को भी प्रमाणित करना पड़ेगा कि वास्तव में हारा या जीता। तो हमें महाराणा प्रताप के समय में जो इतिहासकार हुए, जो लेखक हुए, उन्होंने जो लिखा उनके बारे में जानना पड़ेगा, और जब हम दोनों के बारे में जान पाएंगे, दोनों के स्रोतों तक पहुंच पाएंगे, तभी हम इस निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि क्या 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, क्या यह युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ, और इसमें जीता या हारा कौन। तो इतिहास की जानकारी के लिए स्रोत बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसके बिना हम कोई भी चीज़ को इतिहास में शामिल नहीं कर सकते हैं। तो आज हम इतिहास के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास के स्रोतों को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटा जाता है, पुरातात्विक और साहित्यिक। पुरातात्विक का संबंध पुरातत्व से होता है। पुरातत्व का मतलब प्राचीन, पुरा का मतलब प्राचीन होता है। तो पुरातत्व का जो अर्थ इतिहास में लिया जाता है वो ये है कि भौतिक रूप से जो हमें लेख मिलते हैं या चित्र मिलते हैं या कोई सामग्री मिलती है जिसका हमने उत्खनन किया हो या वो कहीं से हमें पड़ी हुई मिली हो, उस चीज़ के आधार पर हम अनुमान लगाएं कि वास्तव में ऐसा हुआ होगा। उदाहरण के लिए सिंधु घाटी की जानकारी के लिए हमारे पास में केवल पुरातात्विक स्रोत ही है। हम सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी के लिए, उदाहरण के लिए, हमें एक छोटी सी मोहर मिली है जो मिट्टी की बनी हुई है, और उस मोहर पर एक नाव का चित्र बनाया गया है, और उस नाव के चित्र में कुछ मल्लाह हैं जो नाव को खे रहे हैं और कुछ सैनिक है जो हाथ में भाला लिए बैठे हैं। तो हमें यह सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये मोहर कहाँ से मिली है। ये मोहर लोथल से मिली है। तो लोथल में जो लोग रहते थे वो नाव चलाना जानते थे, नाव बनाना जानते थे, और वो समुद्र के बारे में जानते थे। ये हमने उस मोहर को देख करके निष्कर्ष निकाले, और हम ये भी इस मोहर से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब नाव में सामान लेकर के एक जगह से दूसरी जगह पर जाया जाता था तब बीच में उनको लूटने की घटनाएं होती थी, इसलिए साथ में सिपाही है जो सुरक्षा करते हैं।
तो एक मोहर से हमें ये चीज़ें निकल के आती है। पुरानी मिट्टी के बर्तन देखते हैं तो मिट्टी के बर्तनों पर कई प्रकार की कलाकारी की गई है। मिट्टी का बर्तन पका हुआ लाल रंग का है और उसके ऊपर काले रंग से धारियां बनाई और विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए गए। इससे भी हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जिस काल में ये मिट्टी का बर्तन बना है उस काल में लोगों के पास में इस प्रकार की चित्रकारी की परंपरा थी, इस प्रकार से वो मिट्टी का बर्तन बनाने थे, इस प्रकार से वो मिट्टी के बर्तनों को पकाते थे, क्योंकि जब मिट्टी के बर्तन को पकाते हैं तभी उसका रंग बदलता है। तो ये पुरातत्व होता है जिसके माध्यम से हम इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरे साहित्यिक स्रोत होते अर्थात पुस्तकें, जो हमें अलग अलग समय काल में अलग अलग लेखकों के द्वारा अलग अलग विषयों पर अलग अलग मंतव्यों के साथ में लिखी हुई मिलती है। तो महत्वपूर्ण रूप से दो भागों में विभाजित की जाती हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आता है? पुरातात्विक स्रोत में आते हैं अभिलेख। अभिलेख का मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर लेख लिखा हुआ हो। वो किसके ऊपर लिखा हुआ लेख हो सकता है? किसी शिला के ऊपर लेख लिखा हुआ हो सकता है, बड़ी सी चट्टान पर। जैसे मौर्य सम्राट अशोक ने बड़ी बड़ी शिलाओं पर 7 अलग जगहों पर 14 अभिलेख खुदवाए, जिनको वृहत शिलालेख कहा जाता है। फिर कुछ छोटे शिलालेख भी खुदवाए जो छोटे छोटे हैं, एक एक दो दो लाइन के हैं। तो बड़ी बड़ी शिलाओं पर जो अभिलेख लिखवाए गए उनको शिलालेख कहा जाता है। स्तंभ लेख, स्तंभ मतलब पिलर, खंबा, उस स्तंभ के ऊपर कुछ लेख लिखवाए गए हो। स्तंभ लेख भी अशोक ने बहुत लिखवाए हैं, लगभग 7 स्तंभ लेख आज अपने को मिलते हैं। आप भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, उसको अशोक स्तंभ क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अशोक के द्वारा निर्मित स्तंभ के ऊपर बना हुआ था, उसको लिया हुबहू का हुबहू। अशोक स्तंभ में अपन जानते हैं 4 शेर है जो एक दूसरे की और पीठ लगाए हुए हैं, और नीचे जो चौकी है उसके ऊपर चक्र का निशान है। तो वो स्तंभ लेख है अशोक के द्वारा बनाया गया और वहाँ से वो अपना अशोक स्तंभ लिया गया है। और उसके नीचे जो सत्यमेव जयते लिया गया वो अलग ग्रंथ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, वो अलग चर्चा में आएगा। तो बड़ा सा स्तंभ होता है और उसके ऊपर कोई लेख लिखवा देता है, अशोक के स्तंभ है। इसके अलावा एक विदेशी शासक था हेलियोडोरस, उसने विदिशा में एक स्तंभ खुदवाया था। स्तंभ अपने यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में भी देखोगे तो बहुत सारे स्तंभों के ऊपर कुछ न कुछ लेख लिखे हुए मिलते हैं। फिर आता है गुहा लेख, मतलब गुफाओं के अंदर लेख लिखवाए गए। गुफाओं के अंदर लोग रहते थे और गुफाओं के अंदर चित्रकारी के भी प्रमाण मिलते हैं, लेकिन गुफाओं के अंदर लेख भी लिखवाए गए हैं। गुफा के अंदर बहुत बड़ा लेख लिखवाया गया है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण है वो कलिंग के शासक खारवेल का है, जो 1ली शताब्दी के आसपास का है। और खारवेल ने गुफा लेख लिखवाया है, गुफा के ऊपर बहुत लेख लिखवाया। उसमें उसने लगभग 17-18 लाइनें लिखवाई है और उसमें अपने शासनकाल का क्रमिक वर्णन दिया है कि पहले साल ये हुआ, शासनकाल के दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, इस प्रकार से। तो ये गुफाओं के ऊपर लेख लिखे गए हैं, ये भी हमें इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। फिर आता है ताम्रपत्र। जब जमीन को वेतन के बदले दिया जाने लगा, जिसको सामंतवादी व्यवस्था कहते हैं, भूदान कहते हैं, भूमि अनुदान कहते हैं, उस भूमि अनुदान के अधिकतर जो आदेश हैं वो ताम्रपत्र पर लिखे जाते थे। तांबे का एक टुकड़ा होता था और उसके ऊपर उसको लेख लिखा जाता था। उससे पता चलता है कि ये जमीन का टुकड़ा किसको दिया, किसने दिया, कब दिया, क्यों दिया, और इस टुकड़े के साथ में और क्या क्या चीज़ें गई है। यानी उस टुकड़े के, जमीन के टुकड़े के ऊपर लगे हुए वृक्ष, उसके अंदर आया हुआ तालाब, उसके अंदर रहने वाले लोग किस हिसाब से दिए गए, और फिर ये ताम्रपत्र कब तक जारी रहेगा, कब तक ये जमीन का टुकड़ा उनके पास रहेगा, ये सभी उस पत्र में लिखे जाते थे, इसलिए उसको ताम्रपत्र कहते हैं। तो ये अभिलेख हैं जो हमें मिलते हैं और अभिलेखों के आधार पर हम इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। शिलालेख जो मिलते हैं इसको भी अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम कुछ भागों में बांटते हैं। शिलालेखों में एक प्रशस्ति आती है। प्रशस्ति का मतलब है किसी व्यक्ति की प्रशंसा में लिखा गया लेख। जैसे समुद्रगुप्त की प्रशंसा में प्रयाग में एक लेख मिला जिसको प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं, जिसको हरिसेन ने लिखा है, उसमें समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई है, वो प्रयाग प्रशस्ति हो गई। उसी प्रकार से पुलकेशिन द्वितीय जो एक चालुक्य शासक था, उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति ने एहोल अभिलेख लिखा जिसको एहोल प्रशस्ति कहते हैं। अपने राजस्थान के इतिहास में देखें तो कीर्ति स्तंभ पर महाराणा कुंभा के समय का लेख है,
जिसको कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहते हैं। तो प्रशस्ति का मतलब किसी की प्रशंसा में लिखा गया लेख होता है। उससे भी हमें कई जानकारियाँ मिलती है। जैसे समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है उसमें हमें समुद्रगुप्त के द्वारा साम्राज्य विस्तार की जो नीति अपनाई गई थी वो पूरी पता चलती है कि उसने उत्तर दक्षिण और सीमांत राज्यों के प्रति किस प्रकार की नीति अपनाई, विदेशी राज्यों के प्रति किस प्रकार की नीति अपनाई, ये सभी चीज़ें हमें उससे मिलती है। फिर आता है राजकीय अभिलेख, जो राजा अपने राजा की आज्ञाएं उस लेख पर लिखवाता है, उसको राजाज्ञा कहते हैं। वो राजकीय अभिलेख है। जैसे अशोक के जो भी अभिलेख हैं वो राजकीय अभिलेख है। और कुछ अभिलेख निजी है, यानी व्यक्ति स्वयं लिखवाते हैं। जैसे मंदिरों के पट पर लिखवाए गए अभिलेख, या मूर्तियों के नीचे लिखवाए गए अभिलेख, या कई सामंत वगैरह भी अपने अभिलेख लिखवाते थे। ये सभी निजी अभिलेख में आते हैं। तो इस प्रकार से अभिलेख इतिहास की जानकारी के बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। फिर दूसरा आता है सिक्के। सिक्के बहुत इतिहास की जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है। उदाहरण के लिए आप कोई भी एक सिक्का अपने हाथ में लेते हो और देखते हो तो उससे क्या पता चलता है? उसमें सन लिखा हुआ है। तो सिक्का कब बनाया गया है उस सन के आधार पर उसका शासनकाल का पता चलता है। सिक्के के ऊपर कोई न कोई चित्र होता है। राजाओं के समय राजा अपना चित्र बनाते थे, या अपने देवताओं का चित्र बनाते थे, या किसी प्रतीक का चित्र बनाते थे। तो उन चित्रों के माध्यम से पता चलता है कि उस शासन काल में वो राजा शासक करता था और उसका धार्मिक विश्वास क्या था। जैसे समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं उसमें गरुड़ की आकृति है। तो गरुड़ का मतलब है कि वो विष्णु भगवान का वाहन है। इसका मतलब समुद्रगुप्त विष्णु का भक्त है। ठीक है, तो ये अब पता चलता है उसके धार्मिक विश्वास का भी। फिर सिक्के जहाँ पर मिलते हैं वो सिक्के जारी करने वाले शासक की सीमाओं के अंतर्गत रहा होगा क्षेत्र, तभी सिक्के वहाँ तक पहुँचे हैं। जैसे भारत में कोई सिक्का मिलता है तो भारत में चलने वाला है तभी मिलेगा, पाकिस्तान का सिक्का पाकिस्तान में मिलेगा। ये सामान्य सा कॉन्सेप्ट माना जाता है, लेकिन कई बार इसकी विरोधी में चीज़ भी होती है। लेकिन बहुधा ऐसा होता है कि यदि एक ही जगह पर बहुत अधिक मात्रा में सिक्के मिलते हो, इसका मतलब ये है कि वो क्षेत्र है वो उस राज्य के अधीन रहा होगा। जैसे गुप्त काल के कई सिक्के भरतपुर के रेड में मिलते हैं। रेड भरतपुर का एक क्षेत्र है जहाँ पर लगभग 2000 सिक्के मिले हैं। तो वो सिक्के प्रमाणित करते हैं कि गुप्त राज्य है वो भरतपुर तक फैला हुआ था। तो इससे हमें साम्राज्य विस्तार का भी पता चलता है। साथ ही सिक्कों से हमें यह भी पता चलता है कि धातु निर्माण की कला कितनी विकसित है। शुद्ध धातु है कि मिश्र धातु है, या मिश्र धातु है तो किसका कितना अंश मिलाया गया है। तो हमें तकनीक के बारे में पता चलता है कि लोग तकनीक की दृष्टि से कितने विकसित थे। फिर हमें सिक्कों से किसी राज्य की आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है। यदि सिक्के बहुत अधिक मात्रा में हैं और वो भी सोने के सिक्के अधिक है, तो इससे पता चलता है कि लोग दैनिक जीवन में सोने का उपयोग करते हैं, तो राज्य समृद्ध रहा होगा। वहीं सोने के बजाय तांबे के सिक्के ज़्यादा मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि दैनिक जीवन में सिक्के तांबे के काम में लिए जाते हैं, तो आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। तो ये भी पता चलता है कि राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी है। तो इस प्रकार से सिक्के इतिहास की जानकारी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। फिर आते हैं स्मारक। स्मारक का अर्थ क्या होता है कि कुछ महत्वपूर्ण भवन, इमारतें, उनके आधार पर हम इतिहास का अनुमान लगाते हैं, वो स्मारकों में आ जाते हैं। जैसे अपन सिंधु सभ्यता के पूरे प्रमाण मिलते हैं, या चंद्रगुप्त मौर्य के समय के यदि अभिलेखों के बारे में जानकारी नहीं मिलती है तो हमें विदेशी स्रोतों पर जाना पड़ता है। फिर मेगस्थनीज लिखता है कि इसकी जो राजधानी पाटलिपुत्र है वो चारों ओर लकड़ी की दीवार से घिरी हुई है। अब इस बात को प्रमाणित कैसे करेंगे कि वास्तव में लकड़ी की थी या नहीं थी? तो वर्तमान जो पाटलिपुत्र है उसके आसपास के स्थानों का जब उत्खनन किया, जब खोदा गया, तो वहाँ पर जली हुई लकड़ी के दीवारें मिली। तो इससे पता चलता है कि लकड़ी की दीवार थी। तो स्मारकों के आधार पर भी हम इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मृद भांड भी इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, खास करके उस समय के जब हमें बहुत बड़े स्मारक के अवशेष या अभिलेख नहीं मिलते हैं, फिर भी मृद भांड मिलते हैं। मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। वो बर्तन खाने पीने के हो सकते हैं, सामग्री को संग्रहित करने के हो सकते हैं, वो सभी बर्तन। तो इन बर्तनों के आधार पर
जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसको हमने 4 भागों में बांट सकते हैं, उनकी अलग अलग संस्कृतियां जिसको कहा जाता है। जैसे गैरिक मृदभांड, यानी 11वें रंग के मृदभांड हुआ करते थे। 11वां रंग इसलिए होता था उसको ज़्यादा पकाया नहीं जाता था, तो उसका रंग 11वां रहता था। और ये जो मृदभांड है वो अधिकतर जो संस्कृतियां हैं सिंधु सभ्यता की, उस समय के काल की गैरिक मृदभांड मिलते हैं जो उसका टाइम के है। फिर काले और लाल मृदभांड है। काले और लाल मृदभांड का मतलब उसको जब पकाया गया है तो एक भाग काला हो गया, दूसरा भाग लाल हो गया, अंदर और बाहर से अलग अलग रंग आ जाता है, तो वो काले और लाल रंग के मृदभांड है, जो कि लगभग ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां जो सिंधु सभ्यता के बाद में विकसित हुई वहां पर अधिक मिलते हैं। फिर चित्रित धूसर मृदभांड, ये मृदभांड है जो रंग तो उसका धूसर है, गैरिक है, लेकिन उसके ऊपर चित्र बनाए गए हैं। चित्रित धूसर मृदभांड है, इसका संबंध वैदिक सभ्यताओं के साथ में है। और फिर उत्तरी काली चमकीली मृदभांड परंपरा या मृदभांड संस्कृति, इसमें क्या है कि काले बर्तन हैं और उसके ऊपर चमकीले डिजाइन बनाए गए हैं, यानी जो उसके चमक बनाए रखने का प्रयास किया गया है, यानी ये मिट्टी के बर्तनों का सबसे विकसित स्वरूप है। तो ये इस प्रकार से हम अलग अलग संस्कृतियों के माध्यम से हम जान सकते हैं कि कोई मृदभांड किस काल का है। जैसे हमें कोई एक चित्र मृदभांड या मिट्टी का बर्तन मिला जिसके ऊपर दूसरे रंग का है और चित्र बनाए गए हैं, तो उसके उत्खनन काल के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि वो वैदिक सभ्यता से संबंधित मृदभांड है। तो इस प्रकार से भी हम इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर आता है अवशेष। अवशेष जो हमें सभ्यताओं के उत्खनन से मिलते हैं, जब स्थानों की खोज की जाती है तो बहुत सारे अवशेष मिलते हैं। सिंधु सभ्यता में मोहरे मिलती है, मूर्तियाँ मिलती है, मिट्टी के खिलौने मिलते हैं, दीपक मिलता है, लिंग और योनि के मिलते हैं टुकड़े। तो इससे पता चलता है कि लोगों का धार्मिक विश्वास क्या था, लोग किस प्रकार से रहते थे। छोटे छोटे ताबीज के टुकड़े मिलते हैं, तो लोग ताबीज जैसी चीज़ों का प्रयोग करते होंगे। तो ये प्राचीन जो भी अवशेष हैं, चाहे वो महलों के हो, घरों के हो, या फिर बर्तनों के हो, जिस भी चीज़ के अवशेष मिलते हैं उससे भी हम इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर आता है चित्रकला और मूर्ति कला। तो चित्रकला, जैसे पाषाण काल में लोग क्या सोचते थे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमें पाषाणकालीन उपकरणों से ज़्यादा जानकारी नहीं मिल सकती है। तो गुफाओं के अंदर जो चित्र बने हैं उन चित्रों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वो लोग क्या सोचते थे। उदाहरण के लिए भीमबेटका, मध्य प्रदेश में एक स्थान है जिसका उत्खनन वाकणकर ने किया था। वहाँ पर भीमबेटका की गुफा में बहुत सारे चित्र मिले हैं और उन चित्रों के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि पाषाण काल में लोग किस प्रकार से रहते थे और क्या सोचते खाते पीते थे। तो जैसे उसका एक चित्र है जिसमें एक बड़ा सा भैंसा है, उसके चारों ओर लोग इकट्ठा हुए हैं और लोगों के हाथ में भाले हैं और कुछ लोग ढोल भी बजा रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि शिकार सामूहिक रूप से किया जाता है, सभी लोग मिलकर के करते हैं। बड़े बड़े जानवरों का शिकार किया जाता है और ढोल इसलिए बजाया जाता है ताकि इतनी आवाज़ की जाए कि वो जो भैंसा है वो भ्रमित हो जाए और वो शिकार बन जाए हमारा। तो ये इससे हमें प्रमाण मिलते हैं। इस चित्रकला के माध्यम से हम अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से लोग हैं वो रहते थे। साथ ही हमें उनके सौंदर्य भाव का भी पता चलता है, किस बार रुचि थी, चित्रकारी में रुचि, एक प्रकार से कला में रुचि होना है। तो उस समय के लोगों के मन में भी जानवरों से एक कदम आगे बढ़ करके उन्होंने कुछ सौंदर्यगत चीज सोची, इसके बारे में पता चलता है। वहीं मूर्तियां भी इतिहास की जानकारी के बड़े स्रोत हैं। मूर्ति के निर्माण की कला, जैसे गांधार शैली है, तो गांधार शैली क्या है? गांधार शैली में भारतीय जो विषय वस्तु है वो भारतीय है, अर्थात चित्र किसके, मूर्तियां किसकी बनाई गई हैं? भारत के लोगों की बनाई गई, महात्मा बुद्ध की, महावीर स्वामी की, अन्य राजाओं की। लेकिन निर्माण करने की कला कहाँ की है? यूनान की है, और गांधार प्रदेश में विकसित हुई, इसलिए गांधार शैली है। तो यदि ये कोई मूर्ति दिखाएं जिसके निर्माण कला शैली यूनान की है और विषय वस्तु भारतीय की है, तो गांधार शैली है। और गांधार शैली कब विकसित हुई? कुषाण काल में भी, कनिष्क के शासन काल में भी। तो उससे हमें इतिहास के अलग अलग तथ्यों के बारे में पता चलता है। तो आज हमने इतिहास की जानकारी के स्रोत में पुरातात्विक स्रोतों के बारे में पढ़ा है। अगले वीडियो में हम साहित्यिक स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे।
यदि साहित्यिक स्रोत आज पढ़ेंगे तो टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज का इतना ही, कल अपन साहित्यिक स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे।